जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। लास्ट क्लास में हमने जो है कि पार्लियामेंट वगैरह जो है कि देखा था और पार्लियामेंट तक हमारा कंप्लीट हो गया था। और नेक्स्ट क्लास में मैंने बोला था कि हम प्रधानमंत्री और उसके कार्यकाल, उससे रिलेटेड चीज़ें जो आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री है, शैडो मिनिस्ट्री है, किचन कैबिनेट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये जो बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जैसे आपका डीएलएड हो गया, चाहे बीएड हो गया, या आप सीटेट वगैरह का जो है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सीटेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, या और भी जो है कि टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स जो होते हैं जहाँ पे ये सेक्शन पूछा जाता है पॉलिटी का, या जो भी आपका जो है कि जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे वगैरह किसी भी सेक्शन की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें सेम टू सेम आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें क्या देखना है? आज की क्लास में हमको देखना है भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है ना। सबसे पहली बात जान लीजिए कि जो प्रधानमंत्री होता है वही भारत का मुख्य रूप से सबसे बड़ा या पावरफुल पोस्ट है, जो बहुत सारे डिसीजंस जो है कि एक तरीके से डिसीजंस लेता है और लीड करता है। वैसे तो बात करें तो ओवरऑल मिनिस्ट्री आ जाती है, कैबिनेट आ जाता है, और प्रधानमंत्री को इसलिए माना जाता है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट को क्या करता है? लीड करता है। अब इसके बारे में फटाफट जो है कि थोड़ी सी देख लिया जाए। भारत के प्रधानमंत्रियों को संसद का सदस्य होना जरूरी नहीं है। देखिए, ये प्रधानमंत्री, ये जो बात बोली जा रही है, ये प्रधानमंत्री पीएम के कॉन्टेस्ट में भी है और ये आपके मंत्री के भी कॉन्टेस्ट में है। दोनों के कॉन्टेस्ट में बिल्कुल सही है। ठीक है, कि किसी पर्सन को चाहे प्रधानमंत्री बनाया जाए या फिर मंत्री बनाया जाए, उसके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि वो किसी भी संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा व लोकसभा दोनों का सदस्य है हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे आपके प्राइम मिनिस्टर ऐसे बने हैं जो संसद के किसी भी सदन के जो है कि सदस्य नहीं रहे हैं, ना तो लोकसभा के रहे हैं ना तो राज्यसभा के रहे हैं। बहुत सारे मंत्री भी ऐसे बनाए गए हैं, जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ना, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर को जब फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे देश में जिसे मंत्री बनाया जा रहा है या फिर जिसे प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ये कंपलसरी नहीं है। हाँ, लेकिन इसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है कि मंत्री या प्राइम मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर उसको दोनों सदन में से किसी भी सदन, यानी कि ये जो दोनों सदन हैं, दोनों सदन में से किसी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। अगर 6 माह के भीतर वह सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे अपने मंत्री जो है कि पद से या प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि सदस्य होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे बनना पड़ेगा, है ना। ठीक है, जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति यानी एसी जितनी भी आपके कास्ट हैं देश में, जो है कि कास्ट जितनी भी जातियां पाई जाती हैं, उन सारी जातियों को एसी एसटी कैटेगरी में शामिल करने का जो है कार्य किसका है? संसद का है। वही जो है कि वहाँ पे शामिल करता है, संसद द्वारा जो है कराया जाता है। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, संविधान के अधिकार संसद को प्राप्त है कि वही जो है कि उससे शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल जो है कास्ट में जो है कि उन्हें शामिल कर सकता है। ठीक है, संसद मतलब कौन? सरकार। सिंपल सी बात है ना। चलिए, अब ये कुछ प्राइम मिनिस्टर के हमारे जो है कि लिस्ट है और उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां। बेसिक जानकारियां मतलब कि प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से रिलेटेड बहुत बेसिक जानकारियां हैं जो एज इट इज सीधे सीधे आपके जो है क्लास में पूछी जाती हैं। क्लास में कह रहे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, एग्जाम्स में सीधी सीधी आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, अब उनके बारे में फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले जो है कि आपके जवाहरलाल नेहरू, देश आजाद हुआ
और देश आज़ाद होने के बाद जो है कि प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री अपॉइंट करने वाला कौन पर्सन था? लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने इनकी शपथ दिलाई। यानी कि वायसराय ने या गवर्नर जनरल ने भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया था। आज के टाइम में देखें तो आज प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, पद और गोपनीयता की शपथ। लेकिन जब पहला हमारा प्रधानमंत्री बना तो देश जो है कि गुलामी से जो है कि आजाद हुआ था, और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन जो है कि वहां पे क्या थे? हेड थे भारत के, है ना, वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे। देखो, वायसराय और गवर्नर जनरल दो बॉडी नहीं होता है। बात करते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय राय। ये सुनने में दो अलग अलग नाम है, सिर्फ दो अलग अलग नाम है, लेकिन ये पर्सन एक ही होता था। ठीक है, जब भारत पे शासन करता था तो गवर्नर जनरल, और जब वो भारत के जो देसी रजवाड़े हैं उनसे मीटिंग करता था एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन, है ना, यानी कि ब्रिटिश सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, जब वो प्रतिनिधि के रूप में भारत के छोटे छोटे जो राजा राजवाड़े थे उनसे मिलता था तो वो वायसराय होता था। और भारत में जब शासन प्रशासन करता था तो गवर्नर जनरल होता था। तो ये दोनों चीजें सेम है, एक ही पर्सन होता था, रोल अलग अलग होते थे, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नाम यूज किया जाता था। तो वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों एक ही बॉडी होती थी, कोई डिफरेंट बॉडी नहीं होती थी। तो चाहे लॉर्ड माउंटबेटन को आप वायसराय बोल लीजिए, चाहे लॉर्ड माउंटबेटन को आप गवर्नर जनरल बोल लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का जो है कि शपथ जो है कि किसने दिलाया था, या उसका जो है कि पद पे आरोहण किसने कराया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कराया था, है ना। वो गवर्नर जनरल भी थे और वायसराय भी थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। ये थोड़ा सा क्रम है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा जो है कि आपको जानना है। मोरारजी देसाई बहुत ही जो है कि पहले गैर कांग्रेसी थे। क्या थे? पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कौन? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई के बारे में कहा जाता है कि ये भारत के सबसे वाहियात पीएम थे। हालांकि इन्होंने काम ठीक ठाक किया, लेकिन एक डिसीजन इन्होंने ऐसा लिया जो इनके पूरे कैरियर पे दाग लगा देता है। इन्होंने भारत का जो इंटेलिजेंस है, जो रॉ के एजेंट हैं, जो पाकिस्तान में रहते थे वगैरह, उनकी पूरी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे दी, और भारत के सारे जितने भी सिपाही थे, जितने भी जो है कि एजेंट पाकिस्तान में रहते थे, उन सब का जो है खात्मा हो गया। यह इनके एक जो है कि कह लीजिए कि नाम पे, या इनके कह लीजिए कैरियर पे एक धब्बा है, जो बहुत बड़ा, भारत को बहुत बड़ा धचका लगा था इनके कार्यकाल में। ये थोड़े से गांधीवादी विचारधारा के थे, गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और इसके वजह से उन्होंने जो है कि इमोशनल होके अपनी ये जानकारी जो है कि पाकिस्तान को दे दी थी। उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, ये गलत चीज़ है। ये वही टाइम पीरियड है जिस समय जो है कि पाकिस्तान लगा हुआ था किसमें? न्यूक्लियर रिसर्च में लगा हुआ था, कि हम न्यूक्लियर जो है कि आपका न्यूक्लियर बम कैसे बनाए। ये वो टाइम पीरियड है, यहाँ पे जो है कि मामला गड़बड़ हो जाता, ठीक है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह आते हैं। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, एक ये सारी जितनी सारी चीजें मैं बोल रहा हूं ना, उसमें बहुत सारी चीजें आगे आपको लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर, एकमात्र प्राइम मिनिस्टर हैं जो कभी भी संसद का सत्र फेस नहीं किया, यानी कभी भी संसद में वो गए नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री बने। संसद में जाने से, देखिए संसद में जाएंगे कब? जब सत्र चलेगा। तो संसद में सत्र चालू ही नहीं था, प्रधानमंत्री बन गए, और दूसरा सत्र शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री पद से हट गए। तो ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी ऑफिस ही नहीं गए। इंग्लिश में बोला जाए तो क्वेश्चन ये पूछा था कि विच प्राइम मिनिस्टर नेवर फेस हिज पीएमओ ऑफिस, या जो है कि पार्लियामेंट। तो यही है चौधरी चरण सिंह, इन्होंने कभी जो है कि फेस नहीं किया है।
कौन संसद में नहीं गया है? तो चौधरी चरण सिंह कभी संसद को फेस नहीं किए हैं। उसके बाद आती है इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रसाद, है ना, बीपी सिंह, जिनको सामान्यतः जो है कि बीपी सिंह आप लोग नाम सुना होगा, बीपी सिंह का नाम सुना होगा, तो ये है। उसके बाद चंद्रशेखर, कुछ समय के लिए जो है कि यूपी बलिया के जो है बहुत फेमस पर्सनालिटी, बलिया और यूपी और बिहार के बॉर्डर पे लगा हुआ है बलिया, तो वहाँ के बहुत फेमस पर्सनालिटी चंद्रशेखर जो है कि कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं। पीवी नरसिम्हा राव, ये वही टाइम पीरियड है जिसमें जो है आपका 1991 में जो है कि आपका इकोनॉमिकल रिफॉर्म भारत में लेके आया गया था। ठीक है। उसके बाद बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा, उसके बाद आई.के. गुजराल। अटल बिहारी वाजपेयी फिर बनते हैं और 13 दिन में इनकी सरकार गिर जाती है। 13 दिन में सरकार गिर जाती है। ये भी प्रश्न पूछता है कि सबसे कम दिनों तक कौन प्राइम मिनिस्टर बना रहा, तो 13 दिन तक मात्र जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। उसके बाद इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और इनकी सरकार गिर जाती है। ठीक है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी चुन के आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और 2004 तक रहते हैं। फिर 2004 में चुनाव होता है, कांग्रेस कह लीजिए कि कांग्रेस की जो है कि जीतती है, मनमोहन सिंह जो है क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। और उसके बाद वहां से लेके 14 तक, यानी कि 4 से लेके 14 तक 10 सालों तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद 2014 में आपके 2014 में कौन प्रधानमंत्री बन गया, श्री दामोदर दास मोदी। ये जो है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री बन गए और तब से लेके 14 से लेके 25 ये चल रहा है। 25 तक कौन प्रधानमंत्री रहे, मोदी जी रहे। ठीक है। ये पूरा जो है कि आपका क्रम है प्रधानमंत्रियों का, थोड़ा सा जो है क्रम आपको जानना चाहिए, है ना। सबसे लंबा कार्यकाल देखें तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है कि 6 वर्ष 9 महीना 12 दिन का सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, जवाहरलाल नेहरू का रहा है। जवाहरलाल नेहरू का रहा है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं पद से इस्तीफा देने वाला, त्याग पत्र देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहा, मोरारजी देसाई। ये तो मैंने बताया ही आपको कि मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन गैर कांग्रेसी त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री भी पहले यही थे। ठीक है, ओके। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, ये भी मैंने आपको अभी अभी बताया है। ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, तो ये कौन है, हाँ, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। इसमें एक क्रोनोलॉजी है, उस क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। क्या कि कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाता है तो पूछ देगा निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को जो है कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नहीं हटाया गया या हटाया गया। तो इसमें 4 हैं। एक तो वो है आपके मोरारजी देसाई हैं, उसके बाद बीपी सिंह है, उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा है और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को 1919 में 13 दिन की सरकार इनकी चली थी, इनको हटा दिया गया था। इन चारों प्रधानमंत्रियों को अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि मोरारजी देसाई हो गए, है ना। और मोरारजी देसाई कब, 1979 में, बीपी सिंह 1990 में सॉरी, और एच.डी. देवगौड़ा जो है कि 1997 में, अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनको हटाया जाता है। ये प्रॉपर जो है कि क्रोनोलॉजी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी होती है। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अब यहाँ पे प्रधानमंत्रियों की बात की जा रही है कि कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा था जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन का जो है कि सदस्य नहीं था, पहला प्रधानमंत्री, है ना। तो जून 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव ये क्या थे, ये बने थे, तो ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। कब, 1991 में। उसके बाद 1996 में जब राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. देवगौड़ा को जो है कि क्या हुआ था, प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया था, शपथ दिलाया था, तो एच.डी. देवगौड़ा भी जो है कि आपके संसद के किसी सदस्य जो है किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उसके बाद देखा जो मनमोहन सिंह जी का दूसरा कार्यकाल आता है, दूसरा कार्यकाल यानी कि
9 से लेकर 14 तक, तो इसमें मनमोहन सिंह भी जो है कि देखते हैं कि किसी भी संसद के सदस्य नहीं होते हैं, या मनमोहन सिंह भी जो है कि एक टाइम ऐसा इनका रहा है कि संसद के किसी भी सदस्य के जो है कि संसद का नहीं रहे हैं। बाद में इन्हें जो है कि राज्यसभा का जो है कि सांसद बनाया गया असम वगैरह से। तो ये चीज हमें देखने को आता है। तो अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनाते समय या शपथ लेते समय किसी देश का मुख्य प्रधानमंत्री की शपथ लेते समय, यानी कहा यह है, सॉरी आप कीजिएगा, कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री की शपथ लेते समय किसी राज्य का मुख्यमंत्री था। तो एचडी देवगौड़ा जो है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे जब 1996 में ये प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, तो है ना। उसके बाद जो है कि ये सीएम पद छोड़ देते हैं और प्रधानमंत्री का पद बना रहता है इनका। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं 6 नंबर आगे, सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का अटल बिहारी वाजपेयी का। मैंने बताया कि 1999 में, है ना, 1999 में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, इनको गिरा दिया जाता है, 13 दिन के लिए सरकार इनकी गिर जाती है। सबसे छोटा कार्यकाल। सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, 3 प्रधानमंत्री, अब देखिए कौन कौन से, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई। यानी कि जब ये प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री रहते हुए इनकी डेथ हुई है। किनकी? जवाहरलाल नेहरू की भी प्रधानमंत्री रहते हुए डेथ हुई है, लाल बहादुर शास्त्री की भी प्रधानमंत्री रहते हुए डेथ हुई है, और श्रीमती इंदिरा गांधी की भी प्रधानमंत्री रहते हुए डेथ हुई है। इसमें से एक खास बात है, क्या? लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान भारत से बाहर ताशकंद में हुई है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे बात कर लेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा यहीं पे आ ही गया है। ठीक है, यहां पे पॉइंट आ ही गया है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत से बाहर ताशकंद में, कजाकिस्तान की राजधानी ताशकंद देखते हैं, तो वहां पे जो है कि इनकी डेथ होती है। ये वो टाइम पीरियड है, देखो ये वो टाइम पीरियड है ना, देखो कुछ ऐसी हमारे देश में कुछ ऐसी मृत्यु हुई है ना, मृत्यु जिसके बारे में सस्पेंस है, संदेह है, कोई कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता है ना। कोई भी कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता है कि एक्चुअली इनकी मृत्यु कैसे हुई, क्यों हुई, इसका रीजन क्या था। कोई प्रॉपर चीजें बोल नहीं पाता है। अब ये टाइम पीरियड देखेंगे ना, तो टाइम पीरियड थोड़ा सा सस्पिशियस है। क्या याद आ रहा है आपको? आप ये देखिए, ऐसे 1966 एडी है, तो 1966 एडी से देखें तो ये लगभग जो है कि 1965 जो आपका इंडो पाक जो वॉर हुआ था, वो टाइम पीरियड है। भारत जो है कि ये युद्ध जीता था। भारत और पाकिस्तान को समझौते के लिए कजाकिस्तान की जो है कि राजधानी ताशकंद में जो है कि बुलाया गया था, वहां पे मीटिंग हुई थी, वहां पे समझौता कराया गया था, दोनों देश के खिलाफ दोनों देशों के बीच समझौता कराया गया था, युद्ध को रोका गया था, और दिन में ये समझौता हुआ था और रात को डिनर के बाद सारे लोग सो गए थे। और कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री समझौते के बाद रात को डिनर करके सोए और सुबह उठे नहीं, ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। पाकिस्तान की पूरी एजेंसियां वहां पे थी, पाकिस्तान के लोग वहां पे थे, और ऐसा माना जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु में पाकिस्तान का एक षड्यंत्रकारी हाथ था, जो आज तक इसके बारे में कोई भी क्लियरिफिकेशन, कोई एक कैसे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई, जो पर्सन समझौता करके रात को डिनर करके उसकी कोई ऐसी शारीरिक स्थिति नहीं थी कि उसकी मृत्यु हो गए, अचानक उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है, इस बात के बारे में किसी के पास कोई आंसर नहीं है। वैसे ही कुछ ऐसे डेथ हुई हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में किसी के पास कोई क्लियर जो है कि चीज़ें नहीं है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे मृत्यु हैं जिनके बारे में जो डेथ हुई है भारत में। भारत के जो लेजेंड हैं, महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, फिर भगत सिंह हो गए, कुछ ऐसे डेथ हैं जिन पे बहुत सारी कंट्रोवर्सियां हैं,
बहुत सारे लोग अपनी सारी सारी अलग अलग जो है कि बातें और अलग अलग थ्योरियाँ कहते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई है कि ये जो है कि यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो याद रखिएगा, इतना स्टोरी सुनाने का मतलब ये था कि आपके माइंड में हमेशा बना रहे कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पे हुई है? भारत से बाहर ताशकंद में हुई है। एकमात्र प्रधानमंत्री हैं हमारे। ठीक है, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के और राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के और राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे हैं। गुजारीलाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक तथा 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक यानी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, यानी गुजारीलाल नंदा एकमात्र ऐसे जो है कि पर्सनालिटी हैं जो 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जो लोकसभा के लिए एसी एसटी की जो बातें होती हैं, जो आरक्षण मिलता है, वो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम, गोवा राज्य में आरक्षण प्राप्त नहीं है ना। इन राज्यों में एसी एसटी को आरक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये एक बात हो गई। संसद में आम बजट सामान्यतः वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। वित्त मंत्री द्वारा जो बजट है, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा कि बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख संविधान में नहीं है। तो संविधान में लिखा क्या गया है? संविधान में लिखा गया वार्षिक विवरण, वार्षिक विवरण है ना। वार्षिक विवरण नाम का जो है कि शब्द यूज किया गया है, बजट नाम का शब्द कोई भी यूज नहीं किया है संविधान में। पहली बात, बजट संसद में रखवाता कौन है? रखवाता कौन है? रखवाता कौन है? तो रखवाते राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति है। और रखता कौन है? वित्त मंत्री। कौन रखता है? वित्त मंत्री। ठीक है, जब बजट बन के तैयार हो जाता है तो बजट बन के तैयार होने पे एक फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं हलवा सेरेमनी। हलवा सेरेमनी क्या बोलते हैं? हलवा सेरेमनी। जब बजट बन के तैयार हो जाता है तो उसको कहते हैं हलवा सेरेमनी। और बजट को संसद में रखवाता कौन है? राष्ट्रपति। रखता कौन है? वित्त मंत्री। प्रथा इस समय वित्त मंत्री भारत की कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, है ना। और वो राज्यसभा की सदस्य हैं, आगे वो आएंगी, उनको देखा जाएगा थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, 2016-17 से पहले रेल बजट और आम बजट, पब्लिक बजट दोनों अलग अलग पेश किया जाता था। 2017 में यानी कि 16-17 का जब बजट पेश किया गया तो उस बजट में रेल बजट और आम बजट को मर्ज करके पेश किया जाता है ना। अब से जो है कि अलग अलग पेश नहीं किया जाता है। जो इसके बाद जो है कि 17 में आया था ना, 17 में, उसके बारे में बात की। रेल बजट दोनों एक साथ प्रस्तुत किया गया था, मर्ज करके प्रस्तुत किया गया था। इससे पहले अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था, यहाँ पे मर्ज कर की बात हो गई। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूं। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जब भी त्याग पत्र देना होता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, उनको त्याग पत्र देते हैं। वैसे ही मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है ना। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है कि शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं।
वैसे ही आपके प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ये चीज याद रखिएगा। पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री कोई भी काम करने से पहले किसी को बता नहीं सकते हैं। वो चुपके बहुत ही सिक्योर तरीके से काम करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, गोपनीय जानकारी बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक है। डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेलवे मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आता है। यानी रेल मंत्रालय जो है ना, रेल मंत्रालय के अधीन के अंतर्गत काम करता है डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन काम करता है। ठीक है। संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, यह चीज याद रखिएगा। सामान्य तौर पे देखा जाए तो जो संविधान है, संविधान में संशोधन का कार्य जो है कि किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। वो राज्यसभा भी हो सकता है, वो लोकसभा भी हो सकता है, किसी में भी जो है कि ये काम किया जा सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोकसभा में सिर्फ शुरू होती हैं, जैसे बजट कहाँ रखा जाएगा? लोकसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। जो मनी बिल है, मनी बिल पे पूरा राइट किसके पास है? लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें राज्यसभा को ज्यादा पावर मिला हुआ है, सॉरी माफ कीजिएगा, लोकसभा को ज्यादा पावर मिला है राज्यसभा के कंपैरिजन में। राज्यसभा थोड़ी सी कमजोर बनाई गई है लोकसभा के कंपैरिजन में, है ना। संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों व नीतियों, कहने का मतलब 78 में यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री साल में कम से कम 2 बार, कितने बार? साल में कम से कम 2 बार, 2 बार प्रधानमंत्री साल में कम से कम 2 बार राष्ट्रपति से मिलेंगे और वो अपने कार्यकाल में साल भर में क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या नीतिगत निर्णय लिए गए हैं, कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए हैं, कौन कौन सी योजनाएं लेके आई गई हैं, क्या क्या सरकार कर रही है, सरकार की क्या पॉलिसी है, सरकार का क्या निर्णय है, सरकार की क्या प्लानिंग है, इसके बारे में पूरी जानकारी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अवगत कराते रहेंगे, समय समय पे जाके बताते रहेंगे, चाय वोय पी के मस्त जो है कि जाएंगे, चाय बिस्किट खाएंगे और राष्ट्रपति के साथ गप्पे वगैरह लड़ाएंगे और बताएंगे कि देखो भैया हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया है, आगे ऐसे ही करते रहेंगे, जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे। तो ये सारा काम जो है कि बताने का जिम्मेवारी किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है। प्रधानमंत्री सरकार का क्या होता है? लीडर होता है। सरकार का लीडर होने के साथ साथ वो कैबिनेट का भी क्या होता है? लीडर होता है। जैसे सामान्य तौर पर लोगों को लगता है कि बीजेपी की सरकार है देश में, तो बीजेपी के सरकार में बीजेपी के जितने लोग हैं सारे लोग आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार एक अलग बॉडी है, वो भी यहाँ पे आएगा, आगे आएगा तो वहां पे इसको देखेंगे। ठीक है ना। लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष प्रदान करते हैं। लोकसभा में बहुत सारी कमेटियां हैं, उन कमेटियों के अध्यक्ष का नेतृत्व कौन, उसके जो है कि अध्यक्ष को अप्रूव कौन करता है, या कह लीजिए कि चयन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। विपक्ष का जो है कि मान्यता कौन देता है नेता का? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। निर्णायक वोट देने का अधिकार किसे होता है? निर्णायक वोट देने का अधिकार किसको होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। मान लीजिए किसी मुद्दे पे क्या हो रहा है? वोटिंग हो रही है, और वोटिंग हो रही है और पक्ष विपक्ष दोनों का वोट बराबर हो गया। अब दोनों का वोट बराबर हो गया, तब लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे? वोट देंगे? ऐसा वोट नहीं देंगे, है ना। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पे इसे बार बार बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है कि चुनाव नहीं हो सकता, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, या युद्ध की स्थिति है, या कोई और जो है कि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है, क्राइसिस की सिचुएशन है। इस सिचुएशन में संसद का कार्यकाल एक साल करके अनंत समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जब तक चाहे संसद जो है कि वो कार्यकाल, सरकार की कार्यकाल एक साल के लिए करके बढ़ाया जा
सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। औषध निर्माण विभाग है ना, मेडिसिन फॉर्मेशन डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आता है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है। संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र, अब देखिए जो संसद बन जाते हैं, राज्यसभा लोकसभा जो चुन के जाते हैं एक्चुअली, है ना, लोकसभा के सदस्य, तो उनके क्षेत्र में काम करने के लिए, विकास करने के लिए, लोगों के लिए योजनाएं लेके आने के लिए उन्हें 5 करोड़ रुपया दिया जाता है प्रति वर्ष, यानी 5 साल के लिए वो चुने गए तो 25 करोड़ उनको मिलेगा पूरे 5 साल में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत छोटी छोटी चीजों पे हम बेसिक चीजों पे बात कर रहे हैं, जो सीधे सीधे आपके जो है कि सीटेट वगैरह में, डीएलएड वगैरह का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है पूछा जाता है, या जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जो पूछा जाता है, बहुत बेसिक चीजें जो है कि ये हम देख रहे हैं, है ना। भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली है। लोक कल्याण, ये पहले राजपथ था, है ना, राजपथ, अब इसे लोक कल्याण मार्ग बोल दिया गया है, लोक कल्याण मार्ग बोल दिया गया है। ठीक है, आगे अमेरिका के सेक्रेटरिएट ऑफ स्टेट, जो सेक्रेटरिएट ऑफ स्टेट का पोस्ट है वो भारत के फॉरेन मिनिस्टर के इक्विवेलेंट है, यानी कि बराबर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, संसद द्वारा विशिल ब्लोअर अधिनियम 2011, विशिल ब्लोअर अधिनियम 2011 बिना किसी डर के भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए लोगों को सहयोग हेतु पारित किया गया है। विसिल ब्लोअर अधिनियम 2011 का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? तो करप्शन से है, और करप्शन में इन्वॉल्व लोगों के बारे में जो सूचनाएं देने वाले लोग हैं उनके प्रोटेक्शन, उनके सहयोग से रिलेटेड जो है कि यह अधिनियम है। ठीक है, लोकसभा की बैठक का अंत सत्रावास से किया जाता है। अब यहां पे 2 टर्म होता है, एक तो होता है आहूत करना, आहूत, और दूसरा होता है सत्रावसान। आहूत और सत्रावसान, है ना। तो दोनों की अगर हम बात करें कि आहूत और सत्रावसान की बात करते हैं, तो आहूत और सत्रावसान दोनों करने का अधिकार या पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अब ये थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा जो है ना, आहूत की बात करें, आहूत प्लस सत्रावसान, वसान प्लस संयुक्त, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, इन सब को बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। चाहे सत्र का आहूत करना मतलब सत्र को बुलाना, संसद सत्र की शुरुआत करना, और संसद सत्र की शुरुआत होती है किससे? तो बजट सेशन से होती है। बजट सेशन होता है, फिर आपका मानसून सेशन होता है, और फिर मानसून सेशन के बाद आपका विंटर सेशन होता है ना। ये सेशन चलता रहता है, और इस सेशन को बुलाने का, यानी कि बजट सेशन से पहले जस्ट देखेंगे, जो बजट सेशन आपको 30-31 जो है कि जनवरी को स्टार्ट होता है, उससे एक दिन पहले राष्ट्रपति प्रॉपर शाम के टाइम आएंगे, मीडिया को बुलाएंगे, प्रेस मीडिया को, मस्त जो है कि बिंदास अपना जो है कि स्पीच देंगे, फिर बताएंगे कि सरकार का प्लान क्या है, सरकार करने वाली क्या है, अपनी बातें रखेंगे, सरकार की बातें रखेंगे, और अगले सेशन से जो है कि आपका अगले सेशन से फिर जो है कि आपका अगले दिन से फिर जो है कि संसद यानी कि पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। बजट सेशन में सबसे पहले क्या होगा आपका? तो इकोनॉमिकल सर्वे को रखा जाता है, 30-31 जनवरी को जो है कि रखा जाता है। उसके बाद 1 फरवरी को आपका जो है कि बजट रखा जाता है।
अगर संडे या शनिवार है तो उसमें एक आध दिन आगे पीछे कर लिया जाता है, बस यही चीजें होती है। तो आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सत्र की समापन यानी कि आपका विंटर सेशन के लास्ट में जो है कि फिर क्या होगा, राष्ट्रपति फिर आएंगे, समापन करेंगे, स्पीच वगैरह देंगे, बढ़िया। देखिए साल में राष्ट्रपति का 3 स्पीच होता है, साल में राष्ट्रपति का कम से कम 3 स्पीच होता है। एक सत्र का आहूत करेंगे तब होगा, एक सत्र का सत्रावसान करेंगे तब होगा, दूसरा आपका 26 जनवरी के जो है कि टाइम में देखेंगे तो राष्ट्रपति का जो है कि स्पीच वगैरह होता है। 15 अगस्त को तो प्रॉपर जो है कि अपने प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखते हैं, और उसमें देखा जाएगा तो ये 26 जनवरी के टाइम में वो थोड़ी सी बात रखते हैं, कौन? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। तो ये 3 टाइम ऐसा है जो राष्ट्रपति सरकार की तरफ से अपनी बातें रखते हैं। और संयुक्त सत्र, जैसे संयुक्त सत्र से मतलब ये हो गया कि कोई बिल है, उस बिल पे मतभेद हो गया है दोनों सदनों में, कोई समस्या उत्पन्न हो रही, पास नहीं हो पा रहा है, लटक जा रहा है, और वो बहुत जरूरी बिल है, तो इस कंडीशन में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कहते हैं कि दोनों सदन एक साथ बैठो, और एक साथ बैठते हैं उसको फिर क्या होता है, जो स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, संयुक्त सत्र का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। अगर लोकसभा स्पीकर नहीं है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है, तो उपाध्यक्ष करेंगे। अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है, तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, सभापति नहीं करेंगे, क्योंकि सभापति संसद के सदस्य नहीं होते। तो सभापति संसद के सदस्य नहीं होते तो सभापति, ये भी एक प्रश्न बनता है। हालांकि आज तक इस तरह का प्रश्न कहीं पूछा नहीं गया है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के सत्र का संचालन नहीं कर सकता या नहीं करता है ना। हालांकि संयुक्त सत्र का संचालन नहीं करता है, सत्र का तो संचालन करते हैं, सभापति जो हैं सत्र का संचालन करते हैं, लेकिन संयुक्त सत्र का संचालन नहीं करते हैं। उस कंडीशन में कौन आते हैं? उपसभापति आते हैं राज्यसभा के। तो ये तीनों चीजें हो गई, राष्ट्रपति के बारे में हो गया, अधिवेशन के बारे में हो गया। देखिए यहां पे मैंने ये भी बता दिया कि बजट अधिवेशन, बजट सेशन चलता है, उसके बाद मानसून सेशन आता है, उसके बाद शीतकालीन सेशन आता है। ये पार्लियामेंट के 3 सेशन हैं, ठीक है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया, जो धन विधेयक है, जो मनी बिल है, मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। जैसे मैंने बताया, बजट को लोकसभा में पेश किया जाएगा और फिर राज्यसभा भेजा जाएगा। उसी तरीके से जो मनी बिल है, जो आपका धन विधेयक है, उसे भी लोकसभा में रखा जाता है, और लोकसभा में रखने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। हालांकि राज्यसभा के पास लोकसभा से धन विधेयक से रिलेटेड कोई भी बहुत बड़ा पावर नहीं है, कोई उसमें चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते, कोई रिफॉर्म वगैरह नहीं कर सकते। हाँ, एडवाइज दे सकते हैं, सरकार वो एडवाइज मानेगी भी, सरकार वो एडवाइज नहीं भी मानेगी। ये कुछ मनी बिल कुछ ऐसा ही होता है जैसे पुराने जमाने में शादियां होती थी। पुराने जमाने में शादियां होती थी, फैमिली टू फैमिली मैच बन गया, 2 फैमिली है आपस में मिल गया, अच्छा ठीक है, हमारी लड़के की शादी आपकी लड़की से होगी, उन्होंने बोला हमारी लड़की की शादी आपकी लड़की से होगी, थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिखा दो बचवा को, आखिर ब्याह तो उसी को करना है, फोटो दिखा दो, है ना। फोटो लोग दिखा देते थे, और दिखा देते बस कहते देख लो, हाँ ना करने का राइट तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम मानो या ना मानो तुम्हें शादी करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ सिचुएशन होता है राज्यसभा का। किस विषय में? मनी बिल के विषय में। मनी बिल के विषय में राज्यसभा के पास कोई राइट नहीं होता है। मनी बिल को वो रोक भी नहीं सकते 14 दिन से ज्यादा। 14 दिन कंप्लीट हो गया, लोकसभा बोलेगी कोई बात नहीं, पारित हो गया, ले आओ इधर, अपना काम बन गया, है ना। तो अपना काम बन गया, ये सारी चीजें हो जाती हैं इस तरीके से, है ना। तो फिर वापस लोकसभा में चला जाएगा और मान लिया जाएगा कि राज्यसभा में पारित हो चुका है, यानी कि उसके पास कोई भी, यहां पे वही धन विधेयक को राज्यसभा में मंजूर होने के बावजूद लोकसभा पास ना मंजूर होने के बावजूद लोकसभा पास कर सकती है। अगर धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिन के भीतर पास नहीं
पास नहीं भेजा जाता है तब इसको दोनों सदनों में पास हुआ मान लिया जाता है। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति को पूर्वानुमति आवश्यक होती है। धन विधेयक से पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना क्या होता है, आवश्यक होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी तो सारी चीज है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि एक धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक जो है कि रोक सकती है, 14 दिनों तक। क्या इसमें सुधार कर सकती है, बिल्कुल नहीं, कोई सुधार नहीं कर सकती है। क्या एडवाइज कर सकती है, हाँ बिल्कुल सुझाव दे सकती है। सरकार माने ना माने उसकी मर्जी, ठीक है, लेकिन रिफॉर्म नहीं कर सकती, सुधार नहीं कर सकती। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत जो है कि मंत्रिमंडल सदस्य जो होंगे, कैबिनेट जो मंत्री होती है, जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल में आपका कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री और फिर विभाग रहित मंत्री यानी कि उप राज्य मंत्री वगैरह आते हैं। ये 3 स्तर होता है। आप 3 स्तर देखेंगे तो सबसे पहले आप थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ना, थोड़ा सा देखते हैं। तो ये आपका पीएम हो गए, उसके बाद कैबिनेट मंत्री आती है, कैबिनेट मंत्रिमंडल आती है, उसके बाद मंत्री राज्य मंत्री आ जाते हैं, राज्य मंत्री आ जाते हैं मंत्री, उसके बाद उप राज्य मंत्री मंत्री। ये 3 स्तर का जो है कि मंत्रिमंडल होता है। एक तो होती है कैबिनेट मंत्री, एक होती है शैडो कैबिनेट मिनिस्ट्री, शैडो। अभी छाया कैबिनेट मंत्री क्या होती है, छाया, इसे बोलते हैं छाया कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री जो बनाए जाते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। जो सरकार यानी कि जो पार्टी जीत के आती है, जो सरकार बनाती है, वो कैबिनेट मंत्री बनाती है। जो विपक्ष होता है, जो हार मतलब कि जो सेकंड पोजीशन में होता है, विपक्ष होता है, हारा हुआ नहीं बोल सकते हैं, जो विपक्ष होता है, विपक्ष कैबिनेट को काउंटर करने के लिए छाया कैबिनेट बनाता है ना, छाया कैबिनेट मंत्री। जैसे इसमें मंत्री होते हैं, उसमें इसमें भी अलग अलग मंत्री के जो है कि डिपार्टमेंट होते हैं और इनका काम होता है इनके काम को काउंटर करना। काउंटर करने का मतलब ये हो गया जांच परख करना, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो विरोध करना। ये प्रॉपर जो है कि इनका क्या होता है, काम होता है, ठीक है। एक होता है किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या होता है, तो किचन कैबिनेट का जो है कि कोई भी कॉन्सेप्ट भारत में नहीं है। किचन कैबिनेट का जो है कॉन्सेप्ट कहां पे है, यूएसए में है। यूएसए का मतलब हो गया, किचन कैबिनेट का मतलब ये हो गया कि जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट के घर वालों का जो ग्रुप है, जो एक साथ रहते हैं, उनको किचन कैबिनेट के नाम से सामान्य तौर पे आप समझ जाइए कि उन्हें बोला जाता है। तो सामान्य किचन कैबिनेट कहाँ का कॉन्सेप्ट है, यूएसए का कॉन्सेप्ट है। भारत में इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, है ना, छाया कैबिनेट का है, ठीक है, शैडो कैबिनेट मिनिस्ट्री। आगे बात करें मंत्रिपरिषद। अच्छा, मंत्री कितने लोगों को बनाएंगे विभाग में, तो जितना आप पार्टी जो पार्टी जितना मतलब कि कैंडिडेट जीत कर आई है, उसका 15% लोगों को ही जो है कि आपका मंत्री बनाया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कि ये आपका बीजेपी है, बीजेपी मान लीजिए 100 मेंबर जीत के आए हैं, तो ये सिर्फ इसमें से 15 लोगों को ही मंत्री बना सकती है, इससे ज्यादा को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। ये एक्चुअली कैप लगाया गया। कैप लगाने का कारण ये था कि आप देखेंगे 2000 से पहले देखेंगे तो बहुत सारे अलायंस की सरकार आती थी, और अलायंस की सरकार बनाने के लिए लोग क्या करते थे, सबको जुटा लेते थे और सबको जो है कि क्या करते, खुश करने के लिए, सरकार बनाने के लिए बहुत सारे जो है कि विभाग बना देते थे, मिनिस्ट्री बना देते थे और सबको बांट देते थे। तुम भी खुश, तुम भी खुश, तुम भी खुश, सब खुश, हमारी सरकार चल रही है, सब अपना लूटपाट कर रहे हैं, सब मस्त है लूटपाट करके, सरकार बदनाम है, चल रहा है इस तरीके से हाल, है ना। तो इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि नहीं, इस तरीके से काम नहीं चलेगा, लिमिटेड। अब क्या हो गया, हम बहुत सारे
अब समस्या क्या हो गई कि अगर बहुत सारे हम मिनिस्ट्री बना दिए, मंत्रालय बना दिए, तो बहुत सारे मंत्रालय बना दिए तो उनका जो है कि क्या होगा, बहुत सारा एक्सपेंडिचर आएगा, खर्चा आएगा, उनका ऑफिस का जो है खर्चा आएगा, उनका बिजली बिल आएगा, उनका टेलीफोन आएगा, डेली मेंटेनेंस चीज़ें आ जाएगी, सैलरी वहाँ पे स्टाफ रखेंगे, उसके सैलरी आएगी जो है कि आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, उसमें पैसा लगेगा। तो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बर्डन हो जाता था सरकार पे। तो कहा गया कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी सरकार हम छोटी रखेंगे, गवर्नेंस हम अच्छा करेंगे, इसे गुड गवर्नेंस कहा गया। तो मंत्री परिषद को जो है कि छोटा कर दिया गया कि 15% से ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते, उतना ही आप डिपार्टमेंट रखेंगे, उतना ही अपना काम करेंगे, आपका खर्चा सरकार का लिमिटेड होगा और उसी में जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किए गए विधेयक को अपने पास विचारार्थ अनिश्चित समय के लिए रख सकता है। मतलब यह है कहने का कि अगर कोई ऐसा बिल है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, राष्ट्रपति को ऐसा लग गया कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, या फिर इलेक्शन आने वाला है और प्रधानमंत्री को ऐसा लग रहा है कि ये जो बिल है ये गलत इंपैक्ट डाल सकता है कमिंग सून जो इलेक्शन है उसमें, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसके अगेंस्ट है, तो इस कंडीशन में जो राष्ट्रपति है उसको अगर ऐसा लगता है तो वो क्या करता है, चुपचाप विधेयक जो बिल है उसको ले लेता है और लेके अपने पास रख लेता है, और रखने के बाद उसे चुपचाप पॉकेट में रख लेता है, कुछ बोलता नहीं है, उस पर ना तो साइन करता है, ना उसका नाम लेता है, ना उसके बारे में कोई डिस्कशन करता है, ना उसके बारे में कोई डिस्क्लोजर देता है, कुछ भी नहीं होता है, चुपचाप लेके पॉकेट में रख लेते हैं। इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो। या कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या होता है, उसको वापस पार्लियामेंट को भेज देता है कि ले जाओ भाई, एक बार और सोच के लाओ। तो जब वापस भेजता है तो कभी कभी सरकार को लग जाता है कि नहीं यार ये गलत कर रहे हैं हम, तो सरकार उसको चेंज कर देती है। हाँ, अगर प्रधानमंत्री या कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या करती है, उस वापस किए बिल को एज इट इज बिना किसी रिफॉर्म के वापस भेज देती है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को उसको एक्सेप्ट करना मजबूरी है, उसे एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं कर सकते हैं, उन पे साइन, उन पे हस्ताक्षर करना पड़ेगा, और अगर नहीं करना चाहते तो चुपचाप लेके पॉकेट में रख लेंगे, जिसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी। भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विस अखिल भारतीय सेवा नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा कि इंडियन फॉरेन सर्विस जो है कि आपके अखिल भारतीय सेवा नहीं है। अखिल भारतीय सेवा में 3 सेवाएं आती हैं, यानी 3 सर्विसेज आती हैं, है ना। भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको बोलते हैं IAS, ठीक है। इंडियन पुलिस सर्विस जिसे बोलते हैं IPS, है ना। और भारतीय वन सेवा जिसको बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS, है ना। IFS ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। बाकी आपका पीछे वाला जो फॉरेन सर्विस है, भारतीय फॉरेन सर्विस, वो अखिल भारतीय सर्विस नहीं है, वहां पे काउंट नहीं किया जाता है। भारत में लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, ये भी मैंने आपको बात बता दी है, ठीक है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। चूंकि क्या था, जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे वो सामाजिक यानी कि समाजवाद के विचारधारा से वो क्या थे, ज्यादा प्रभावित थे, और इस प्रभावित होने के कारण जो है कि वो उनका झुकाव देखा जाए तो उनका झुकाव कहीं ना कहीं रसिया के तरफ ज्यादा था, कैपिटलिस्ट यानी कि आपके USA की तरफ कम था, है ना। समाजवाद के का अगर मोटा मोटा अगर हम मतलब समझें तो मतलब ये हुआ कि सरकार के लिए पूरे देश के लोग क्या होंगे, बराबर होंगे, सरकार उनमें समानता लेके आएगी
और सरकार सामूहिक तौर पे उनका ख्याल रखेगी, उनकी शिक्षा का, हेल्थ का, एजुकेशन का, उनकी भलाई का, उनके राइट्स का, उनके वेलफेयर का, ये सारा काम जो है कौन रखेगी? सरकार, है ना, रखेगी। सामूहिक चीज़ें आएंगी। ये सामान्य तौर पे समाजवाद का एक छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और पार्ट रह गया है प्रधानमंत्री में, है ना, तो थोड़ा सा पार्ट और रह गया है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा, है ना। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।